आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 हिंदी कि जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र के का स्वरूप, इसकी महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, ये सारे आप देख सकते हो हमने बनाकर लाए हुए हैं पूरी मेहनत और रिसर्च के साथ। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं साथ साथ, ठीक है। वो सारे गद्यांश है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो आज की इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में जितने भी सारे आपको गद्यांश कराने वाले हैं ना, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के ही आइएगा इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुक आप उठाओगे तो आपको बहुत सारे गद्यांश दिखेंगे इस चैप्टर में, लेकिन 10-15 नहीं पढ़ने हमें दोस्तों सेलेक्टेड हमने कर लिया है पूरे पेपर्स को देखकर। 24, 23, 22, 21 वही आपको बस करना है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्लियर? और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और दोस्तों को प्लीज़ शेयर जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही यही, मेहनत का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे हमारे मेहनत का, ठीक है। तो शेयर आप जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स लगभग देख सकते हो 5 आपके गद्यांश हम आपको कराने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पता होना चाहिए कि गद्यांश आता है कैसे है। गद्यांश आपके पेपर में दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है। देखिए ये एक पेपर है ना, आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गद्यांश दिया हुआ है 2024 में। क्लियर? 5 क्वेश्चन पूछता है उससे, फिर साथ साथ इसमें अथवा भी रहता है एक आपका, यहाँ पर एक और गद्यांश है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये एक नहीं 2 नंबर 10 नंबर का होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, 10 नंबर आपको मिल के ही रहेगा, कोई नहीं छीनने वाला, हम आ चुके हैं ना, तो डोंट वरी। तो ऐसे ऐसे गद्यांश आते हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर इसी में रहता है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व। क्लियर? तो देखिए यही देखिए क्वेश्चन गद्यांश एक इसी चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से आया हुआ है। 2024 में भी पूछा गया, 22 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, यानी कि ये गद्यांश रिपीटेड है। क्लियर? तो आपको इसको समझना है। पढ़ लेते एक बार, हमारी फॉर्मेलिटी है पढ़ने की, तो पढ़ते हैं। जन का प्रभाव अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। क्लियर? यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे पढ़िए। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाहीन जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटी का निर्माण करना होता है। क्लियर? देखिए एक यहाँ पर इस अंडरलाइन वाली लाइन को समझिए। इसमें कहा जा रहा है ना कि जब तक सूरज की किरणें हमारी इस धरती पर पड़ती रहेगी ना, क्लियर, रश्मियाँ मतलब कि किरणें, तब तक स्टूडेंट्स हमारा जो राष्ट्र का जीवन है वह अमर रहेगा। मतलब कि राष्ट्रीय जीवन का प्रभाव हमेशा चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चलते रहेंगे जब तक सूरज की किरणें इस धरती पर पड़ती रहेगी। क्लियर? और ये समझना जरूरी है कि जन का संततवाहीन जीवन नदी के प्रभाव की तरह है। संततवाही, ये देखिए कंफ्यूज करेगा, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चलायमान, जो लंबे समय से चलता आ रहा है, जो लोगों का लंबे समय से पुराने काल से चल रहा जो जीवन है ना, वह नदी के प्रभाव की तरह है। आप अच्छे से समझाते हुए लिखोगे। अगर मान लो इसका पूछे ये अंडरलाइन कर दे तो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? इसका व्याख्या आप लिखोगे जिस तरह लोगों का जीवन प्रातः काल से चलता आ रहा है, पीढ़ी पीढ़ी दर बनती जा रही है और जीवन का प्रभाव आगे बढ़ता रहा है, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार नदी का प्रभाव है, जिस प्रकार नदी का प्रवाह चलता रहता है। क्लियर? और जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटियों का निर्माण करना होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर? चलिए इस तरीके से आपको अंडरलाइन वाली चीज़ों का आपको हमेशा व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन में रहता ही है, तो इसलिए समझना जरूरी है गद्यांश को। हो सकता है यही गद्यांश में आपको ये लाइन अंडरलाइन करके अगले साल पूछ दे, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इजी ही होता है, जो कि पूछा जाता है कि पाठ के लेखक का नाम लिखिए। क्लियर? तो पाठ के लेखक का नाम है वासुदेवन अग्रवाल, और पाठ का नाम भी पूछता है।
स्टूडेंट्स। तो पाठ का व लेखक का नाम पूछा है ना यहाँ पर, तो पाठ का नाम आपका है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर। ये ना पूछता है तो स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा कि स्टूडेंट्स प्रत्युष गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये पूछ सकता है। इसके अलावा अगर ये नहीं आता है तो ये पूछता है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिए, एक ही बार बताएंगे संदर्भ। हर एक पाठ का संदर्भ एक ही होता है, जो कि यहाँ पर है प्रस्तुत गद्यांश। ये गद्यांश है ना, तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस तरीके से लिखना है, आपको लिखना है। अब आइए हम आते हैं मेन चीज़ पर कि इस गद्यांश का हमारा रिलेटिव जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये रेखांकित अंश है आपके कि जब तक सूरज की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन से अमृत को भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। तो इस लाइन को आइए समझते हैं। यहाँ पर इसी का आपसे कहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं क्या है इसका व्याख्या कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों में लेखक कहता है। ये देखिए स्टाइल होता है, हमेशा आप ये फॉलो करिएगा। कोई भी गद्यांश हो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद एक शब्द लिख दीजिएगा आपका, वो है प्रस्तुत रेखांकित अंशों में जो लेखक कहता है। ये आप हर जगह छाप सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करिए 2-3 लाइनों में। जब तक सूरज से निकलने वाली किरणें इस पृथ्वी पर पड़कर अपने अमृत रस से परिपूर्ण करती रहेगी तब तक राष्ट्र के लोगों का जीवन भी अमर रहेगा। क्लियर। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे वही लिखना है। समझ रहे हैं ना आप सभी कैसे आप लिखोगे। पहले तो ये लाइन आप लिख देना कोई भी गद्यांश हो, हाँ। उसके बाद व्याख्या आपको खुद से बनाकर लिखना है। क्लियर। ये नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिए, जो कहा जा रहा है उसी के हिसाब से लिखिए ना। जैसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जब तक सूरज से निकलने वाली किरणें हमारे इस धरती पर पड़ती रहेगी और अपनी किरणों से चारों तरफ अमृत रस को फैलाती रहेगी तब तक राष्ट्र के लोगों का जीवन अमर रहेगा। क्लियर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। इसमें आपका नंबर कटता ही नहीं है बशर्ते आप लिखे हो तब, नहीं लिखे हो तो आपका कटेगा, ये जान लीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि अगर हमने सेम टू सेम नहीं लिखा तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा कुछ भी। बस आपको देखता है कि सही लिखने का तरीका है कि नहीं, रिलेवेंट लिखा है कि नहीं, जो इसमें बात है उसी को एक्सप्लेन किया है कि नहीं। अब कुछ लोग क्या होता है गाना लिख देते हैं, अपना चुटकुला लिख देंगे उल्टा सीधा, तो उनका तो कटेगा ही। तो आप समझ गए ना, पहले चैप्टर में पहले ही गद्यांश से हमने आपको बहुत चीज़ें समझा दी। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। क्लियर। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसका आंसर यहीं आपको मिलेगा। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, कि हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि लिखते लिखते भी हाथ दर्द करने लगता है, आप सभी जानते हो। तो शॉर्ट में हमने लिख दिया है आंसर इसका भूमि। क्लियर। आपको अच्छे से कैसे लिखना है एग्जाम में हम बताते हैं। आप लिखोगे राष्ट्रीय निवासी जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, इसलिए हमने कहा कि किसके की जगह आपको बस भूमि लिख देना है बस। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपका संततवाही और रश्मियाँ का अर्थ लिखिए। संततवाही हमने आपको बताया ना, जो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चलायमान, और रश्मियाँ मतलब कि किरणें आपकी हो गई। क्लियर। और एक और क्वेश्चन हमने दोस्तों यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि हो सकता है अगले साल कुछ अलग में ये पूछ सकता है इस क्वेश्चन में से, वो है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, एक चीज़ कर्म और श्रम द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। आंसर इसी में ही है छुपा। क्लियर। बस हमें बनाना क्या होता है, थोड़ा सा रेखांकित अंशों की व्याख्या खुद से करनी होती है। क्लियर। बस, और पाठ का नाम लेखक का नाम याद करना होता है आपको। क्लियर। चलिए, और कुछ आइडिया आपको हमारे वीडियो से मिलेगा कि सर गद्यांश बता रहे महत्वपूर्ण उसमें कैसे सर कर रहे हैं व्याख्या, तो वो आप समझिए हमारे साथ, फिर एग्ज़ाम में आप खुद ही कर लोगे। तो आइए हम देखते हैं अपना आज का जल्दी हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गद्यांशों में। सेकंड गद्यांश। क्लियर।
देखिए पढ़िए हमारे साथ। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, तो किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्मलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंशों में असमर्थ रहेगा। पाठ का नाम, लेखक का नाम सेम टू सेम जो पहले हमने बताया। अब आइए बात करते हैं रेखांकित अंशों की। इसमें क्लियर, इसमें जो रेखांकित अंश है ये देखिए, इसमें कहा गया है कि समन्वय, आप लिखोगे पहले कि प्रस्तुत रेखांकित भाग में लेखक कहता है स्टूडेंट्स कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको दोस्तों क्या है, समान मार्ग से आगे बढ़ने का, उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी प्रगति कर सकते हैं। सबको यस पृथ्वी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। क्लियर, तो ये आप लिखिएगा। और हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दे सकते हैं हमारे लिखने का तरीका। प्रस्तुत रेखांकित भाग में लेखक कहते हैं चाहे अमीर, गरीब या कोई पिछड़ा वर्ग हो, सभी मातृभूमि के लिए समान है। इसलिए सभी प्राणियों को प्रगति व उन्नति करने का मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है। क्लियर, तो ये हमने एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। बात देखिए तीसरा क्वेश्चन कि राष्ट्र किसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबका आंसर इसमें होता है। देखिए लिखा है ना यहाँ पर, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्लियर, तो वही आपको यहाँ पर भी क्या कर देना है, उतार देना है। राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सबके विकास से ही देश का विकास संभव है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। देखिए इस तरह की राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अंग के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है। और यदि एक भाग अंधकार व निर्मलता का निवास है तो यह समस्त राष्ट्र को प्रभावित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने लिखा हुआ है। हम नहीं चाहते कि आप इसको रटने जाए, आप खुद से लिखिएगा अपने हिसाब, अपने अंदाज में। आप गद्यांश को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। तो आप सिंपली इसी में से खुद से ही निकाल के आंसर लिख दीजिएगा कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र का एक भाग में अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो राष्ट्र का समग्र विकास हो ही नहीं पाएगा। ये आप अपने से लिख दीजिएगा। क्लियर, हम आपसे कभी नहीं करें आप रटेने जाए, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिख दिया है आंसर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ही लाइन में ही आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति हमें मिलता है। क्लियर, तो यही आपको लिख देना है यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स, खत्म आपका ये गद्यांश। आइए देखते हैं थर्ड गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट 2024 में पूछा गया। क्लियर, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो कदापि। इसको पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेकों रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता दिखाई पड़ते हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आबंधित होता है। क्लियर, आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। पहला वही पाठ का नाम, लेखक का नाम। दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यही रेखांकित अंश है हमारा। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो इसका व्याख्या में करना है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों में लेखक कहता है कि संस्कृतियों को अगर
बाह्य रूप से देखने का मतलब है कि बाह्य रूप से अवलोकन करने पर यह भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आंतरिक रूप से देखोगे तो स्टूडेंट्स यह मूल आधार में एक सूत्रता इसमें होती है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। बाह्य दृष्टि से संस्कृति बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, यानी बाहर से आप अवलोकन करोगे तो संस्कृति के भिन्न भिन्न रूप है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर आप अवलोकन करोगे तो इसमें क्या है, एक सूत्रता है, इसके आधार में एक सूत्रता है। क्लियर। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो पूछा गया है कि मानसिक व स्वास्थ्यकर शब्दों में अर्थ लिखिए। क्लियर। तो मानसिक शब्द का अर्थ है मन की कल्पना और स्वास्थ्यकर स्टूडेंट्स वह मतलब हुआ कि स्वस्थ करने वाला, स्वास्थ्यकर मतलब स्वास्थ्य करने वाला। क्लियर, स्वस्थ करने वाला। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन किस अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करता है। अपने मनोभावों को साहित्य, कला, आमोद प्रमोद आदि के रूप में प्रकट करता है। बाकी सबके आंसर आपको इसी में मिलेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं इन रूपों में, और वही पूछा भी गया है। उसके बाद पांचवा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किसमें एक सूत्रता है? संस्कृति में। आंतरिक आनंद की दृष्टि से दोस्तों संस्कृति में एक सूत्रता है, दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, किनमें? संस्कृति में। ओके, तो ये आपका दोस्तों हो गया 5 क्वेश्चन। और कामचोरी के लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, भाई हम भी इंसान हैं, कितना लिखे हैं आप ही समझिए। और हमने डैश टेस्ट कर दिया, आप समझदार है, समझ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना चौथा गद्यांश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपका। पढ़ते हैं जरा तो। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन में दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रगति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता व पुत्र के साथ संबंध स्वीकार करता है उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अंधपतन का सूचित करता है। समझ गए आप सभी ना? तो ये हमसे पहला क्वेश्चन तो वही पूछेगा, या संदर्भ या फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम। अगला जो इंपॉर्टेंट है रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो कि यहाँ पर है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, यानी कि जो व्यक्ति पृथ्वी को अपनी माता मानता है ना, उसे ही पृथ्वी के वरदानों को प्राप्त करने का अधिकार है। उसी को क्या मिलता है? पृथ्वी के वरदान पाने का अधिकार है उसी को। क्लियर, जो अपने और पृथ्वी के बीच में माता पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, यही है इसका अर्थ और कुछ नहीं। तो हमने लिखा भी है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जो जन पृथ्वी को अपनी माता व स्वयं को पुत्र संबंध स्वीकार करता है या मानता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो वही पृथ्वी के अमूल्य रत्नों को, अमूल्य रत्न मतलब कि वही वरदानों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो दृढ़ भित्ति यानी कि जो आपका मजबूत दीवार, और निष्कारण मतलब कि बिना कारण। चौथा है भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? प्रणव भाव। इसमें लिखा हुआ है, देखिए प्रणव भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। क्लियर। और बाकी इसका भी आंसर इसी में ही है, गद्यांश में ही। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम को सूचित करता है, उसका अधपतन। स्वार्थ के लिए आप कह रहे हो कि ये मेरी माता है, तो ये आपका अधपतन को ही सूचित करता है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं लास्ट आपका गद्यांश। हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चिंता मत करें। यहाँ पर इस गद्यांश को भी देख लीजिए, आइए पढ़ लीजिए आप खुद ही पढ़ लिए आप सभी ने। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या में करनी है। कौन सा रेखांकित अंश है? ये पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि राष्ट्र के निवासी को स्वयं को भूमि का पुत्र मानना है चाहिए और पृथ्वी को माता, तभी हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। इसके बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी हमारी माता है और सच्चे अर्थों में हम लोग क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। ये आपको व्याख्या करना है इस 2 लाइनों का। क्लियर। तो वही हमने लिखा हुआ है कि राष्ट्र के निवासी स्वयं को अगर भूमि का पुत्र मानेंगे,
पृथ्वी को अपनी माता मानेंगे, तभी उनके अंदर पृथ्वी के लिए क्या होगा, अपने भूमि के लिए राष्ट्रीयता उत्पन्न होगी और ये देश, ये राष्ट्र का विकास तभी होगा। ऐसे तो यह असंभव है। ये कहना चाह रहा है ना पृथ्वी, आपका लेखक, कि हमें अपने राष्ट्र के लिए दिल में प्रेम रखना है, राष्ट्र को अपनी माता के समान मानना है, तभी हमारे अंदर राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजर जाने का संकल्प आएगा, कुछ भी कर गुजर जाने का, उसके लिए जान देने का स्टूडेंट्स क्या होगा, अंदर से भावना उत्पन्न होगी। ये कहना चाह रहा है। ओके, तो इसलिए चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। सेकेंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कब राष्ट्रभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है? पृथ्वी को कब राष्ट्रभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है? स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़िए जरा तो। पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त होती है? जन के कारण स्टूडेंट्स, ठीक है, जन के बिना नहीं प्राप्त होती है। क्लियर? तो पृथ्वी को कब राष्ट्रभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है? जन के कारण ही प्राप्त होती है। और राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जन के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यहाँ पर भी लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही ना पूछा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जन के बिना। अगर जन होंगे ही नहीं तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। सिंपल भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको माइंड भी नहीं लगाना है, इसका आंसर यही में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका आंसर यही लिखा हुआ है, पृथ्वी और मनुष्य दोनों मिल के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि ये दोनों मिलेंगे तो राष्ट्र बन जाएगा। ओके, तो आप समझ गए ना कि गद्यांश क्या है? कुछ नहीं है, बस हमें पाठ का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए, जो कि कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश हमारी वीडियोस से, ठीक है। और हम ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहेंगे हर एक गद्यांश में। क्लियर? सो आप बेहिचक वीडियोस देखिए और समझते चलिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा इसके अलावा वो सब आप कर ले जाओगे। क्लियर? और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बस क्रिएटिव लगाना है, थोड़ा सा अपने से इसको 2 लाइनों को 4 लाइनों में लिखना है। पहला लाइन तो फिक्स है जो हमने आपको बता दिया। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इसके बाद कोई गद्यांश नहीं है आपके। क्लियर? सो बस यही आपके 5 गद्यांश थे आज की इस वीडियो के। आई होप आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को जाने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कर दें आप सभी। ओके, तो आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।